नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका सभी लोगों को स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुधन प्रसार के बारे में। पशुधन का प्रसार करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम अपनानी चाहिए, उन सारी बातों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। पशुओं को प्रसार करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पशु मनुष्य के लिए जरूरी क्यों है, उसके जीवन में पशु का महत्व क्या है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक पशु है, उससे मानव के लिए बहुत सारे खाने पीने की चीजें मिलती हैं, जैसे कि दूध हुआ, मांस हुआ, अंडा हुआ। ये सारे क्या है, पशु उत्पाद ही तो हैं जो मनुष्य अपने आहार के रूप में प्रयोग करता है। इसके अलावा पशु श्रम यानी पशु का जो उपयोग है उसका और भी कारण है, जैसे कि पशु से आदमी को खाद्य मिलता है। इसके अलावा धन प्राप्ति का स्रोत भी पशु है और व्यक्ति को रोजगार भी उपलब्ध करवाता है। धन प्राप्ति कैसे, जैसे दूध बेचने से इनकम हो रही है, अंडा बेचने से इनकम हो रही है, मांस बेचने से इनकम हो रही है, रोजगार मिल रहा है, उसको पैसा आ रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के पशु एक रोजगार का साधन हो गया है। इसलिए पशु का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात करते हैं पशुधन के प्रसार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो पशुधन प्रसार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा का प्रसार शिक्षा, यानी कि लोगों में जागरूकता फैलाना इसके लिए कि पशु का मानव जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस बात का प्रसार करना। इसके अलावा ये प्रसार औपचारिक रूप से भी हो सकता है और अनौपचारिक रूप से भी हो सकता है। सबसे पहले इस प्रसार शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। जो एक्सटेंशन, प्रसार को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन की उत्पत्ति 1866 में होती है और एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड में, इसमें इस एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति हुई थी। जबकि इसी का जो हिंदी रूप है प्रसार, इंग्लिश में एक्सटेंशन कहते हैं, लेकिन जो हिंदी है रूप है प्रसार, इस शब्द का प्रयोग भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही हुआ था, लेकिन ये बाद में हुआ था 1873 में। अब बात करते हैं इसके जनक की। तो प्रसार शिक्षा का जनक है जॉन पॉल लेगन और भारतीय प्रसार का जनक है के.एन. सिंह। दोनों का नाम ध्यान में रखना है। जॉन पॉल लेगन ये तो प्रसार शिक्षा का जनक है और भारतीय प्रसार का जनक है डॉक्टर के.एन. सिंह। अब ये प्रसार शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो एक्स और दूसरा टेंशन, जिसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग, खिंचाव एक तरह से, यानी कि जो शिक्षा है उसको खींचना, मतलब बाहर की ओर फैलाना, ये इसका बिल्कुल मतलब है। अब बात करते हैं 1914 में एक एक्ट बनाया गया था जिसको हम स्मिथ लीवर एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत एक बात बताई गई थी कि जो गांव के लोग हैं इनको संस्था से बाहर, जो मतलब स्कूल वगैरह में नहीं जाते हैं, तो उनके लिए अलग से शिक्षा देने की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। अब गांव में पशुपालकों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, इस बात का इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। और जो बातें इस एक्ट में कही गई थी उसका डायरेक्ट मतलब अनौपचारिक शिक्षा से था। देखिए, शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो औपचारिक शिक्षा होती है और एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो इस एक्ट में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा तो वो होती है जो कि विद्यालय वगैरह में दी जाती है, लेकिन हर गांव में जहां पे विद्यालय की सुविधा नहीं है तो वहां पे अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिसमें कि प्रयोगशाला और विश्वविद्यालय में जो नवीन टेक्निक्स हैं उनकी सूचनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके इस अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से। यानी कि गांव में विशेष टेक्निक इजाद करने के लिए, गांवों में विशेष टेक्निक को प्रसार करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी।
अब दो प्रकार की शिक्षा मैंने बता दिया, अब दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या डिफरेंस है। औपचारिक शिक्षा तो वो होती है जो कि स्कूलों में पढ़ाई जाती है, विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, वो शिक्षा तो औपचारिक होती है। अब स्कूल में आपको पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा दी जाती है और सरकार जो चाहती है वो पढ़ाना चाहती है, उसी को ही उसमें दिया गया था, उसी पाठ्यक्रम को उसमें जोड़ा जाता है। इसमें स्कोप भी निश्चित होता है, यानी कि इसमें क्लासें होती हैं 10वीं 12वीं 13वीं जो भी क्लासें होती है, मतलब स्कोप इसमें सीमित होता है। इसके अलावा सीखने वाले की आयु भी इसमें निर्धारित होती है कि भाई इतने साल का तो इतनी क्लास में होना चाहिए, उससे ज़्यादा साल का तो वो उसको इस क्लास में होना चाहिए। और विद्यालय में आपने देखा होगा कि बच्चा स्कूल जाता है, यानी कि सीखने वाला सिखाने के बाद वाले के पास में जाता है और सिंगल बेस प्रोसेस होता है, मतलब एक टीचर है वो ही यहाँ पे सिखा पाता है। इसके अलावा इसे संस्थागत शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, और इसमें प्रसार अधिकारी यानी कि जो ज्ञान देने वाला होता है जिसको हम टीचर कहते हैं, वो किसी भी उम्र का हो सकता है। और इसके जस्ट अपोजिट है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा में देख लेते हैं, तो ये बिना किसी पाठ्यक्रम के चलाई जाती है, जबकि औपचारिक शिक्षा तो उसमें फिक्स पैटर्न था, किताबें थी आपकी, लेकिन इसमें ऐसी कोई किताबें नहीं रहती। और इसमें जो सीखने वाले उसकी रुचि का ध्यान रखा जाता है कि वो किस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जाती है और स्कोप भी इसके असीमित होते हैं, यानी कि वो कितना भी सीखना चाहे वो सीख सकता है। इसके अलावा इसमें सीखने वाले सभी आयु के होते हैं, इसमें जरूरी नहीं बच्चे ही सीखते हैं, इसमें बुजुर्ग भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, सभी उम्र के सभी प्रकार के लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिखाने वाला यानी कि जिसको भी अपना प्रसार करना है, शिक्षा का प्रसार करना है, जिसको भी अपनी जानकारी देनी होती है, वो खुद जा करके लोगों के पास जा करके और इन जानकारियों को देता है। और इसमें जरूरी नहीं वो जानकारी देगा ही देगा, यदि अगले वाले के पास में उससे बेहतर जानकारी है तो उस जानकारी को वो ग्रहण कर सकता है, यानी कि ये एक प्रकार से टू वे प्रोसेस होता है। इसको ही हम प्रसार शिक्षा के नाम से जानते हैं। और इसमें प्रसार शिक्षा अधिकारी यानी कि जो शिक्षा का प्रसार कर रहा है वो किसी भी उम्र का हो सकता है। तो ये बात तो दोनों में कॉमन है कि प्रसार अधिकारी किसी भी उम्र का हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो सारी जानकारी है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदु जो कि प्रसार शिक्षा से संबंधित है। तो जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि इसमें सीखने वाला किसी भी उम्र का हो सकता है, यानी कि वो स्त्री पुरुष हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, किसी भी उम्र के हो सकते हैं। और उस नॉलेज को, उस जानकारी को ग्रहण करके वो अपने जीवन में उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये ज्ञान बढ़ाने की एक टेक्निक है, समझ और व्यवहार में बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को एक बढ़िया विकास की ओर कदम रखने के लिए प्रेरित करती है। और ये प्रक्रिया ज्यादातर गांवों के लोगों को में ही अप्लाई होती है, क्योंकि गांवों के लोग थोड़े अशिक्षित होते हैं, तो उनको विशेष टेक्निक, उन्नत तकनीकों का जानकारी दी जाती है ताकि उनके क्षेत्र में भी विशेष टेक्निक उपलब्ध हो, क्योंकि वहां पे विद्यालय तो नहीं होते हैं। तो शिक्षा का प्रसार कैसे किया जाता है, वहां पे व्यक्ति जाएगा और जाकर के उन्हें उस विशेष ज्ञान दिया जाएगा, पशुपालन से संबंधित हो या और कोई भी क्षेत्र से संबंधित हो, उस संबंध के क्षेत्र में उसको ज्ञान दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रोसेस है जिसमें चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी, जैसे अभी मैंने बताया था कि इसमें कोई जरूरी नहीं कि जो ज्ञान देने वाला हो या शिक्षा का प्रसार करने वाला हो वो अगले वाले को ही शिक्षा दे। यदि सामने वाले में कुछ और ज्यादा नॉलेज है तो वो उसको ग्रहण भी कर सकता है। तो दो टू वे प्रोसेस है और ये एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है।
लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब शिक्षा के प्रसार के दो सिद्धांत है, एक तो है करके सीखना और दूसरा है देखकर विश्वास करना। करके सीखना तो क्या है कि जिसमें कि सामने दिखाया जाता है कि आपको ये टेक्निक यूज करनी है, ऐसे आपको पशुपालन जैसे कोई अपशिष्टों को निस्तारण कर दिया है या कोई कृत्रिम गर्भधारण किया या और भी कोई प्रोसेस है, तो इसमें करके दिखाया जाता है और तब जा करके अगला उस बात को समझ जाता है कि ये प्रक्रिया इस प्रकार से आपको करनी है। दूसरा है देखकर विश्वास करना। तो ये तो थी, देख लिया उसने कि भाई इस प्रकार से इसको करना है, और दूसरा है करके सीखना, यानी कि पहले देख लिया और देखने के बाद खुद उसको करके देखेगा कि भाई हाँ ये ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो दोनों प्रकार से वो सीख सकता है, इसके दो ही सिद्धांत है। अब एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के बारे में भी आप जान लेना चाहिए कि एक इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि 12 जून 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। शिक्षा प्रचार सोसाइटी आगरा में और प्रसार शिक्षा निदेशालय 1966 में स्थापित किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो कि प्रचार शिक्षा से संबंधित हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी प्रसार शिक्षा का विभाग तैयार किया गया था, तो ये 1971 में तैयार किया गया था। इसके अलावा इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये भी कृषि का प्रसार करने के लिए, यानी कि पशुपालन से क्षेत्र हो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, ये पूरी शिक्षा का प्रसार करने के लिए संस्थान खोले गए हैं। अब प्रसार कार्यकर्ता कहीं का भी हो सकता है, या तो वो ग्राम के लेवल का हो सकता है और या फिर ग्राम का कोई एजेंट हो सकता है। अब बात करते हैं कि प्रसार शिक्षा का पशुपालन में महत्व क्या है। कि अभी जो मैंने बात की थी कि प्रसार शिक्षा जो भी मैं बात कर रहा हूं, तो आखिर ये इंपॉर्टेंट है क्यों, पशुपालन में इसका क्या महत्व है, तो वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। तो प्रसार शिक्षा से होता क्या है, एक तो पशुपालकों की आय के स्रोत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको नई नई जानकारी मिल रही है उस प्रसार अधिकारी से। नई नई जानकारी देंगे, जैसे कि डेयरी खोलना है, दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाना चाहिए, अंडे का उत्पादन कैसे बढ़ाना चाहिए, जो भी घरेलू अपशिष्ट हैं या पशु अपशिष्ट है उनको दूसरे पदार्थ दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट करके, जैसे कि गोबर है, गोबर से कंडे बना दिए, कंडे को बना करके बेच दिया, तो उनसे भी क्या है, एक तरह से पैसे आ रहे हैं। तो ये पूरी टेक्निक उनको जानकारी मिलेगी तभी तो ये काम कर पाएंगे। और ये जानकारी कौन देगा, प्रसार अधिकारी देगा। तो प्रसार अधिकारी जब ये जानकारी देगा, उससे पशुपालकों को जानकारी मिलेगी और उसको कुछ इनकम भी होने लगेगी। दूध उत्पादन करते हैं, अब उस दूध को बेचेंगे, और बेचने के लिए भी भाई कहाँ बेचेंगे, डेयरी पे बेचेंगे और किसी अन्य स्थान पे जाके बेचेंगे। सरकार के द्वारा इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो ये सब जानकारी यदि पशुपालकों को प्राप्त है, तभी तो वो उस उत्पाद का अच्छा दाम प्राप्त कर सकेगा। और ये जानकारी किससे मिलेगी, उसको प्रसार अधिकारी से मिलेगी। इसके अलावा पशु को संतुलित आहार मिलेगा। पशु की आवश्यकता के अनुसार भाई कितना उसको आहार मिलना चाहिए, पशुपालक को वो बताना तो पड़ेगा। इसके लिए उसको कई टेक्निक बतानी पड़ेगी। भाई उसको ग्रोथिंग राशन कितना मिलना चाहिए, ब्रीडिंग राशन कितना मिलना चाहिए, प्रेग्नेंट राशन कितना मिलना चाहिए, प्रोडक्शन राशन कितना मिलना चाहिए। तो ये भी जानकारी एक पशुपालक को होनी चाहिए। अब पशुपालक को ये जानकारी कौन देगा, ये जानकारी देगा प्रसार अधिकारी, क्योंकि ये नॉलेज तो गांव के लोगों को बहुत कम ही होती है। तो कुल मिलाकर के ये सारा किसके कारण से हो रहा है, ये शिक्षा प्रसार के कारण से हो रहा है। इसके अलावा हरे चारे के बारे में, भाई पशुओं को चारा भी तो खाने के लिए भी तो मिलना चाहिए। तो चारा कैसे मिलेगा, क्या उपयोगिता है उस चारे की, और पूरे साल में चारा कैसे मिलेगा। कि भाई जब बारिश का टाइम हो तब तो खैर चारा मिल जाता है, लेकिन जब बारिश नहीं हो अन्य समय, तो उस समय चारा कैसे मिलेगा। तो ये जानकारी
शिक्षा अधिकारी या प्रसार अधिकारी उसको देगा, तभी तो उसको पता चलेगी कि भाई आपको करना क्या है। जब आपके पास चारा उपलब्ध हो तो तब उसको सुखा करके स्टोर कर लेना है, और जब चारा नहीं हो तब जा करके उस चारे का उपयोग आपको करना है। ये जानकारी गांव के लोगों को उस प्रसार अधिकारी द्वारा दी जाती है, तब जा करके ही उसे नॉलेज मिल पाती है। इसके अलावा प्रसार शिक्षा के माध्यम से पशुओं की नस्लों में वृद्धि की जाती है। नई नई तरह की किस्में जो प्रजातियां विकसित हो रही हैं, उनकी जानकारी भी तो एक पशुपालक को होनी चाहिए। अब ये नई जो उत्तम नस्लें हैं वो क्यों विकसित करता है, क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है ताकि जो दूध है इसके उत्पादन में वृद्धि हो, मांस और ऊन के उत्पादन में वृद्धि हो। इसी के कारण से तो उत्तम नस्लें जरूरी होती हैं। अब ये उत्तम नस्लों की जानकारी वो प्रसार अधिकारी लोगों को पहुंचाएगा, तभी तो उन्हें जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा पशु के स्वास्थ्य संबंधी भी जानकारी लोगों को देना होता है। तो ये सारा किसमें शामिल है? प्रसार शिक्षा में शामिल है। इस प्रसार शिक्षा के अंतर्गत ही ये सारी जानकारियां प्रोवाइड कराई जाती है। अब बात करते हैं कि ये प्रसार शिक्षा की कैसे जाती है। तो इसके लिए भी तरह तरह की गतिविधियां अपनाई जाती है। तो पहला तो ये तरीका है जनसंपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट करें अपन लोगों के साथ में। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे करेंगे? जिसमें क्या है, प्रसार कार्यकर्ता व्यक्ति के घर जाता है। प्रसार कार्यकर्ता कहां जाता है? व्यक्ति के घर जाता है और उसे डायरेक्ट बताता है कि भाई आपको ये जानकारी इस पशु से संबंधित रखनी है। आपने ये पशु पाल रखा है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जिसमें पशुपालक और प्रसार अधिकारी दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और उसकी संख्या और उत्पादन नस्ल इसके बारे में वो विचार करते हैं। और इसके अलावा विभाग की जो नई नई योजना है इनके बारे में भी पशुपालक को बताता है। और इसमें ये नहीं कि पशुपालक को ही बातें बताई जाए, इसके अलावा पशुपालक भी अपनी समस्या उसके सामने रखता है। यानी कि टू वे प्रोसेस है, दोनों तरीके से भाई वो भी अपनी कंडीशन रखता है कि भाई मैं क्या करूं जिससे मेरे दूध के उत्पादन में वृद्धि हो, नस्लें में वृद्धि हो। तो दोनों में ये टू वे प्रोसेस है। तो उसी हिसाब से वो प्रसार अधिकारी उसको जानकारियां देगा। तो पहला प्रोसेस तो ये होगा डायरेक्ट कांटेक्ट करके। दूसरा जो प्रोसेस है सभा में। अब ये सभा कैसे की जाएगी? तो जैसे गांवों में आपने देखा होगा सरपंच मीटिंग बुलाता है। तो जब भी सरपंच मीटिंग बुलाता है तो उस मीटिंग में इस प्रसार अधिकारी को जाना चाहिए। और ये प्रसार अधिकारी जब उस मीटिंग में जाएगा तो वो अपनी योजना, जो विभाग के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, इन योजनाओं को उन लोगों को बताएगा। इसके लिए अलग से कोई मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। ये सरपंच के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में ही जाकर के वहां पर लोगों को विभागीय योजनाओं के बारे में बता सकता है। इसके अलावा प्रदर्शन के द्वारा भी लोगों को जानकारी दे सकता है। अब प्रदर्शन के अंतर्गत यहां पे 3 मेथड काम में लिए जाते हैं। एक तो मेथड विधि, दूसरा रिजल्ट विधि और तीसरा जॉइंट विधि। मेथड विधि में क्या होता है? इसमें जो प्रसार अधिकारी है ये पशुपालकों के समूह, यानी कि सामने बहुत सारे पशुपालक हैं, उनका एक ग्रुप है, उसके सामने जो प्रसार अधिकारी है वो करके दिखाता है, प्रैक्टिकली करके दिखाता है। और पशुपालक उसको देख करके यदि उसको अच्छा लगता है कि भाई टेक्निक है, नई टेक्निक है, तो पशुपालक को लगता है कि भाई ये टेक्निक बेस्ट है, तो उस टेक्निक को फिर वो पशुपालक अपना लेता है। प्रसार अधिकारी उस टेक्निक को अपनाने के लिए तरह तरह के इजाद करता है कि भाई ये पशुपालक को ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये जानकारी से आपको ये फायदा है। पशुपालक को जो जानकारी मिलेगी उसको फायदा होगा, तभी तो उस टेक्निक को वो यूज करेगा। जैसे कि गांवों में आपने देखा होगा कि लोग दूध को हाथों से दूहते हैं,
उनको मशीनों के बारे में कोई पता नहीं है। अब प्रसार अधिकारी गांव में जाता है, वो टेक्निक को बताता है कि आपको हाथों से दूध ने दूध करके मशीनों से दूध को दोहना चाहिए। अब ये विधि वहां सामने करके दिखाएगा। अब गांव वालों को लगेगा, पशुपालकों को लगेगा, भाई ये टेक्निक तो बहुत अच्छी है, इसको तो हमको अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से उनको जानकारी दी मिली और उसको करके दिखाया उन्होंने कि भाई इस प्रकार से आपको मशीनों के द्वारा दूध निकालना है। तो उस टेक्निक को फिर वो गांव वाले अपना लेते हैं। तो पहली विधि तो ये हो गई मेथड विधि, जिसमें कि सामने उसको करके दिखाया जाता है और टेक्निक को अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है, जिसमें दोनों ही चीजें आती हैं, देखना और सुनना। दूसरी होती है रिजल्ट। रिजल्ट विधि में होता क्या है कि इसमें पुरानी और नई टेक्निक का तुलना करता है, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो इसमें यह भी बताया जाएगा कि आप जो तरीका यूज कर रहे हो उसमें एक टाइम कम ज्यादा लगता है और उसमें जो दूध की क्वालिटी मिलेगी वो थोड़ी खराब क्वालिटी भी मिल सकती है, उसमें गंदगी भी गिर सकती है। जैसे यदि आप मशीन से दूध दुहोगे तो उसमें दूध भी ज्यादा मात्रा में मिलेगा और दूध की जो शुद्धता है वो भी अच्छी रहेगी। तो पुरानी और नई टेक्निक में तुलना करके और पशुपालकों को वो टेक्निक अपनाने के लिए प्रेरित करता है। वो विधि हो गई रिजल्ट टेक्निक, रिजल्ट विधि। और तीसरी विधि है ज्वाइंट, जिसमें मेथड और रिजल्ट दोनों विधियों का ही सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता है, वो हो गया ज्वाइंट विधि। अब आगे बात करते हैं, चौथा जो स्टेप है शिक्षा प्रसार का, वो है समूह चर्चा। इसमें क्या करते हैं, पशुपालकों का एक समूह बुलाते हैं और एक समूह में कम से कम 20 पशुपालक होने चाहिए और इन पशुपालकों को एक टाइम दिया जाता है, एक स्थान दिया जाता है। टाइम उसको कम से कम 2 से 3 दिन पहले टाइम दिया जाता है और उसमें स्थान भी निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई इतने तारीख को आपको इतने बजे और इस स्थान पर आना है, ये पहले ही बता दिया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, या तो उसको जानकारी देते, घर घर जाकर के जानकारी दें, या कोई साधनों के द्वारा जैसे मोबाइल फोन है या अन्य टेक्निक के द्वारा प्रसार करके उनको जानकारी दी जाती है कि भी आपको इस समय और यहाँ पे आना है, आपको कुछ जानकारी दी जाएगी, आपके साथ में विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये टेक्निक थी समूह चर्चा, जिसको ग्रुप डिस्कशन के नाम से जाना जाता है। अगली विधि है दृश्य साधन। इस विधि में होता क्या है कि जो प्रसार अधिकारी है पशुपालकों को ऐसी नई नई जगह पर लेके जाता है जहां पे उन्नत तकनीकों का प्रयोग हो रहा हो। जैसे वो डेयरी लेके के जाएगा या फिर ऐसी जगह लेके जाएगा जहां पर अच्छी अच्छी तकनीकें यूज हो रही हैं। जैसे गौशाला में लेकर के चला गया, वहां पर विशेष प्रकार की तकनीकें यूज हो रही हैं पशुओं की साफ सफाई के लिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे प्रकार से लेके जा रहा है। इसके अलावा डेयरी में भी लेके जा सकता है जहां पर जो दूध है उसकी शुद्धता का परीक्षण किया जा रहा है बढ़िया तरीका से। तो ऐसे नई नई या उन्नत तकनीकी वाले स्थानों पर पशुपालक को लेकर के जाता है और उन्हें बताता है कि भाई इस प्रकार से आपको करना चाहिए ताकि आपके जो दूध उत्पादन है वो बढ़े, आपके पशु है स्वस्थ रहे। तो ये सारी जानकारी कैसे प्रोवाइड कराएगा, उसको उस स्थान पर ले जाके प्रोवाइड कराएगा। तो ये मेथड कहलाता है दृश्य साधन। अगला जो मेथड है ये है मेला और प्रदर्शनी। इसमें क्या है, विभाग के द्वारा मेले और प्रदर्शनी तैयार की जाती है। इसमें प्रसार अधिकारी पशुपालक को यह बताता है कि ये मेले क्यों आयोजित किए हैं। इसके अलावा प्रदर्शनी में आपको किस प्रकार से क्या करना चाहिए। प्रदर्शनी यानी पशुओं की प्रदर्शनी वहां पे की जाती है। जैसे कोई पशु मेले वगैरह आयोजित किए जाते हैं तो ये क्या विभाग के द्वारा ही तो आयोजित करवाए जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो पशुपालक है अपने पशु को बेचना है, खरीदना है, तो वो किस प्रकार से प्रोसेस वहां पे किया जाएगा, उन सारी जानकारी को पशुपालकों को देता है। अगली जो टेक्निक है वो है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में यानी कंपटीशन रखा जाता है।
अब कंपटीशन क्यों रखा जाता है? वो इसलिए रखा जाता है कि पशुपालक अपने पशुओं को बेहतर दिखाने की कोशिश करे। जैसे कि कई बार क्या है, प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाता है, जैसे कि दो पशुओं में लड़ाई करवा के देख रहे हैं भाई हाँ किसका पशु ज्यादा ताकतवर है। तो प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करती है कि भाई उसका पशु मजबूत होना चाहिए। उसके लिए क्या करेगा, वो उस पशु को अच्छा खिलाएगा पिलाएगा, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, तो पशु की नस्लों में वृद्धि करवाएगा कि भाई इस नस्ल का पशु होगा तो ज्यादा भार वाहक मजबूत होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, तो इससे क्या उसकी नस्ल में भी वृद्धि हो गई। तो ये सारा काम किसके कारण से हुआ, जब हमें प्रतियोगिता हुई। कई बार क्या है, दूध में भी कंपटीशन, भाई तुम्हारी भैंस ज्यादा दूध दे रही है, हमारी भैंस ज्यादा दूध दे रही है। अब जिसकी कम दूध दे रही है तो वो तो यही सोचेगा कि मेरी भैंस ज्यादा दूध देनी चाहिए। उसके लिए क्या करेगा, वो उन्नत किस्में इजाद करेगा। वो उसको ये जानकारी कहाँ से मिलेगी, पशुपालन प्रसार अधिकारी से। वो उसको बताएगा कि भाई आपको इतना दूध प्राप्त करना है तो ये इस नस्ल के से आप कृत्रिम गर्भधान कराइए, तो इससे जो नस्लें पैदा होंगी वो अच्छा दूध देंगी। तो इस प्रकार से इनकी जानकारियां दी जाती है। इसके अलावा पब्लिकेशन के द्वारा भी जानकारी दी जाती है, और पब्लिकेशन के लिए हम कुछ एक लेटर्स यूज करते हैं। सबसे पहले लेटर्स है जिसको सर्कुलर लेटर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, जब विभाग के द्वारा कोई भी योजनाएं या कोई भी टेक्निक इजाद की, कोई भी तकनीक विकसित की जाती है, अब वो लंबा चौड़ा टेक्निक है तो उसको संक्षेप में लिख करके और एक पन्ने में प्रकाशित कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं सर्कुलर लेटर। यानी कि इसमें पूरी जानकारी नहीं लिखी जाती है, सिर्फ संक्षेप में उसको लिख दिया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है लीफ लेटर, तो इसमें ज्यों का त्यों ही लिखा जाता है। जो भी टेक्निक आई उसको छोटा पेज हो या बड़ा पेज है उसमें छपा दिया जाता है। यदि ज्यादा बड़ा हो तो उसको फोल्ड कर लिया जाता है। कुल मिलाकर पन्ना एक ही होता है, उसको फोल्ड कर लिया जाता है। तीसरा है पंपलेट, इसमें एक से ज्यादा टेक्निक्स होती हैं। जो भी टेक्निक्स हैं तकनीक होती है उन सबको लिख करके और पंपलेट के रूप में बांट दिया जाता है। ये पंपलेट हो गया। ठीक है। और इसमें आकर्षक रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी तकनीकों के बारे में बताया जाता है। रेडियो पर भी तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि धीणेरी बाता, ये राजू वास के द्वारा रेडियो पर कार्यक्रम चलाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक दिवस भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व क्षय रोग दिवस, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी 23 मार्च को, और इससे भी एक दिन पहले विश्व जल संरक्षण दिवस, यानी कि पहले बनाएगा विश्व जल संरक्षण दिवस, फिर विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और फिर विश्व क्षय रोग दिवस। यानी पहले जल, फिर मौसम और फिर क्षय। 22, 23, 24 तीनों तारीखें आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके बाद आगे आ जाइए, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व दूध दिवस, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व दूध दिवस 1 जून को, जबकि राष्ट्रीय दूध दिवस वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि वर्गीज कुरियन का जन्मदिन है। विश्व टीकाकरण 16 मार्च। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को। देखो 22 मार्च और 22 अप्रैल। 22 मार्च को जल दिवस, जल संरक्षण दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पृथ्वी जल, इस हिसाब से आपको ध्यान में रख लेना है। जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस, दोस्तों ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको मोस्ट अप्लाई कर लो, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अलावा चिकित्सक दिवस, ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को, ये भी इंपॉर्टेंट है। एड्स दिवस 1
1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, ये भी इम्पोर्टेंट है। आदिवासी दिवस जो भी कुछ ही सालों से ये मनाया गया है, तो 9 अगस्त को ध्यान में रखना है। ओजोन दिवस, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। 16 सितंबर ओजोन दिवस आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व अंडा या प्राकृतिक आपदा निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जिसकी मैंने अभी बात की थी, 16 नवंबर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस, जो कि ऑपरेशन फ्लड के जनक रहे हैं, या श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के जनक रहे हैं, वर्गीज कुरियन। कृषि वर्ष 1 जून से 31 मई के बीच का जो टाइमिंग होता है, ये कृषि वर्ष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस बनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी, किसान दिवस बनाया जाता है 23 दिसंबर को, और ये किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि पशुधन प्रसार से संबंधित है, कि किस प्रकार से हमें पशुधन का प्रसार करने के लिए शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।